हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक व शेयर करें तथा इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं वीडियो पर। आज हम एनआरए और सीईटी के बारे में बात करेंगे। अब ये मैं आपको बता दूंगा कि एनआरए और सीईटी क्या है। एक्चुअल में एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है और सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये चीज़ें अभी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैबिनेट कमेटी द्वारा गठित की गई हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो देखते हैं क्या है ये। तो पहले इसमें हम पॉइंट वाइज चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे कि जब हमारा बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2020 को जो बजट पेश किया गया था, उसमें सरकारी नौकरियों के लिए देश में एक एजेंसी की चर्चा की गई थी कि हम एक एजेंसी का गठन करेंगे जो कि पूरे देश में सरकारी नौकरियों के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया करेगी। तो वही है कि 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के अनुसार सरकारी नौकरियों के लिए देश में एक एजेंसी होगी, जैसे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाएगा। ये घोषणा हमारे बजट में की गई थी। और अब इसमें क्या है हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देश में सरकारी नौकरियों के लिए एक ही एजेंसी होगी और एक ही परीक्षा होगी, ये घोषित किया गया था। तो इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी गई है। और अब यही एजेंसी रेलवे यानी जो आरआरबी कंडक्ट कराता है एग्जाम्स वो, और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, और बैंकों के जितने भी बैंक्स आईबीपीएस पीओ वगैरह ये कंडक्ट कराते हैं एग्जाम्स। तो इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी जो कैटेगरी होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो ग्रुप बी और सी के जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं यानी गैर तकनीकी पद हैं, उनके लिए समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया करेगी एनआरए। इसके गठन की मंजूरी कैबिनेट कमेटी द्वारा दे दी गई है। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट पर। सीईटी की मेरिट 3 साल तक वैलिड रहा करेगी, यानी जिस तरीके से हमारे यहाँ सीटेट और सुपर टेट और टेट वगैरह होते हैं, उनकी जो वैलिडिटी है 4 साल, किसी की 5 साल, किसी की 6 साल होती है। इसी तरीके से सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एनआरए कराया करेगा, उसकी मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य हुआ करेगी। और शुरुआत में इसको हर एक साल में 2 बार कराने का निर्णय लिया गया है। और अभी सिर्फ 3 भर्ती बोर्ड यानी रेलवे, एसएससी और बैंक, इसकी भर्ती करने की तैयारी की जा रही है एनआरए के द्वारा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर चलें तो मौजूदा समय में युवाओं को नौकरी के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, यानी कई फॉर्म भरते हैं और कई तरीके से उनको फीस उसकी जमा करनी पड़ती है। तो अभी देश में करीब 20 भर्ती एजेंसी हैं और अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत दूर स्थानों पर भी जाना पड़ता है और अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग पैसे भी देने पड़ते हैं। इसे खत्म करने के लिए ही एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी गई है और इसका सीधा लाभ नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं को मिलेगा, क्योंकि हर साल हम ये जानते हैं कि करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियों के लिए करीब 3 करोड़ फॉर्म फिल करे जाते हैं अलग अलग अभ्यर्थियों के द्वारा, जिसका के एग्ज़ाम अलग अलग एजेंसियां कंडक्ट कराती हैं। तो एनआरए के गठन के बाद ये सभी जो एजेंसी हैं इसके दायरे में आ जाएंगी। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो एनआरए 12 भाषाओं में सीईटी कराएगी। बाद में इसमें और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते थे वो ज़्यादातर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होते थे, लेकिन अब एनआरए ने ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी उसने ये बोल दिया है कि 12 भाषाओं में हम सीईटी कराएंगे और बाद में इसमें और क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित किए जाने की भी योजना है। अगर हम 6ठे पॉइंट की बात करें तो हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा कम से कम, और पूरे देश में लगभग 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाने की योजना है, जिसमें 117 जो आकांक्षी जिले थे यानी जिनमें कभी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाते थे, या जो छोटे जिले हैं या जो पिछड़े जिले हैं, उनमें भी एक सेंटर बनाए जाने की योजना है, जिसके कारण जो ग्रामीण बच्चे हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जो पिछड़े राज्यों से आते हैं उनको भी असुविधा न झेलनी पड़े। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थी तय अधिकतम उम्र तक जितनी बार चाहें सीईटी दे सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। यानी जो तय अधिकतम उम्र है, अब अधिकतम उम्र क्या होगी, जैसे मान लीजिए अभी एसएससी है या बैंक है या रेलवे है, इनमें अलग अलग एग्जाम्स के लिए किसी मान लीजिए अगर एसएससी सीजीएल है तो 27
आपकी अधिकतम उम्र है, रेलवे है तो 32 है, या अदर कोई एग्जाम्स है तो उसमें अलग अलग सब में एज रहती है। तो इस पर अभी और चर्चा की जानी बाकी है और अगले नियम आएंगे तो हम उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी इसके नियम बनना बाकी हैं। हालांकि अभ्यर्थी अभी तक जो तय अधिकतम उम्र है उसमें जितनी बार चाहें CET दे सकते हैं और उनके सर्वश्रेष्ठ स्कोर को ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 बार CET दिया, एक बार आपके 85 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए और एक बार आपके 90 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो आपका जो ये 90 वाला जो है स्कोर वो आपको वरीयता दे दी जाएगी, यानी आपका जो स्कोर माना जाएगा वो 90 आउट ऑफ 100 माना जाएगा। तो ये इसमें बता दिया गया है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो जो CET है उसमें बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और CET स्कोर को गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट फील्ड में भी साझा किया जाएगा। यानी अगर हम इसे सही तरीके से कहें कि CET एक तो पहली बात ऑनलाइन भी होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ होगा, और जो CET का स्कोर रहा करेगा वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ भी इसे साझा किया जाएगा, जिससे कि जो भी रोजगार पाने के इच्छुक युवा हैं उनको आसानी से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। अगर हम 9वें पॉइंट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के जरिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA तमाम प्रारंभिक परीक्षाओं को खत्म करेगी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी बहुत सारे जो 20 एजेंसियां मैंने अभी बताई हैं कि लगभग 20 एजेंसियां भारत में एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, वो सभी अपने अलग अलग मानकों के आधार पर अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं कराती हैं। तो अब इस CET के थ्रू हम उन प्रारंभिक परीक्षाओं को खत्म कर पाएंगे, यानी प्रारंभिक परीक्षा सबके लिए कॉमन हो जाएगी, ये आप देख पा रहे हैं। और इसमें जो कीमती समय है बच्चों का वो बच पाएगा, साथ ही साथ संसाधनों की भी बचत हो पाएगी और खास बात कि इससे पारदर्शिता भी आएगी। अगर हम 10वें पॉइंट की बात करें तो जो एजेंसी है NRA उसका ये कहना है कि लगभग 600 करोड़ रुपए का लाभ होने का हमें अनुमान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम 11वें पॉइंट की बात करें तो देखिए CET, जैसा कि मैंने अभी बताया कि CET शुरुआत में साल में 2 बार होगा तथा ये 10वीं यानी अगर 10वीं पास के लिए कोई आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए अलग CET, 12वीं पास है तो उसके लिए अलग CET, तथा अगर कोई स्नातक या ग्रेजुएशन किया हुआ है उम्मीदवार तो उसके लिए अलग CET कराने का प्रावधान किया गया है। यानी कुल मिलाकर साल में 2 बार CET कराया जा करेगा हर एक कैटेगरी के लिए, यानी 10वीं के लिए 2 बार, 12वीं के लिए 2 बार तथा ग्रेजुएशन के लिए 2 बार, तो कुल मिलाकर 6 बार CET कराया जाएगा। हालांकि ये अभी निर्धारित नहीं है कि इसकी डेटें क्या होंगी, कब कब ये कराया जाएगा, 10वीं के लिए क्या होगा, 12वीं के लिए क्या होगा, स्नातक के लिए कैसे कैसे कराएंगे, ये सब जब नियम बन जाएंगे तो एक बार हमें उसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अभी फिलहाल में PIB द्वारा जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि CET साल में 2 बार होगा तथा 10वीं 12वीं पास तथा स्नातक उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा अलग अलग की जाएंगी। अगर हम 12वें पॉइंट की बात करें तो CET के लिए जो पंजीकरण है यानी जो रजिस्ट्रेशन है, अब तक क्या होता था कि बच्चे हर एक एग्जाम्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अलग अलग उनके एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं, अलग अलग मेरिट लिस्ट बन रही है, अलग अलग कोई प्रारंभिक परीक्षा ले रहा है, कोई मेंस ले रहा है अपनी। तो इसमें क्या था, अब CET के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा, रोल नंबर होगा, प्रवेश पत्र व मेरिट लिस्ट सब ऑनलाइन हो जाएगा और एक ही रहेगा। अगर हम 13 पॉइंट की बात करें तो अभी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA के अंतर्गत ग्रुप B और ग्रुप C, जैसा कि मैंने बताया, के पदों पर भर्ती होगी, जिसमें SSC, रेलवे और बैंक की परीक्षाएं ही रहेंगी। यानी अभी कुल मिला के शुरुआती चरण में देखा जाए तो इन 3 भर्ती बोर्डों को लिया गया है, रेलवे, बैंक और SSC को। इसके बाद में से चरणबद्ध तरीके से और विस्तारित किया जाएगा, जिससे इसमें डिफेंस के एग्जाम्स या अदर स्टेट के एग्जाम्स भी आ सकेंगे। और हम अगर आगे बात करें तो देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो CM हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि जितने भी अराजपत्रित पद हैं उन पर जो गैर तकनीकी पद हैं उनकी भर्ती के लिए भी एकीकृत व्यवस्था प्रदेश में भी लागू की जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई जा चुकी है। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए NRA द्वारा CET परीक्षा केवल प्री तथा स्क्रीनिंग टाइप की होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी तक प्रारंभिक परीक्षाएं बहुत सारे लेवल पर बहुत सारी जगह अलग अलग होती आई हैं, उनको एक समान करने के लिए या उनको एक साथ कराए जाने के लिए और जो अभ्यर्थी है उसको मिनिमम परेशानी का सामना करना पड़े, ऐसा ना हो कि वो उसे दूर दूर जाकर भी परीक्षा दे रहा है, अदर स्टेट की भी दे रहा है। तो ऐसा उससे बचने के लिए NRA द्वारा CET परीक्षा केवल प्री तथा स्क्रीनिंग टाइप की होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी। यदि कोई संस्था, यदि कोई एजेंसी, यदि कोई बोर्ड ये चाहता है कि हम अपना मेंस लें या कोई दूसरा एग्जाम कंडक्ट कराएं तो इसके लिए स्वतंत्र होगा। वो अपना प्रारंभिक परीक्षा यानी CET के लेने के बाद जो बच्चे CET में स्कोर अच्छा लाते हैं उनके लिए मेंस अथवा द्वितीय एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र होगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को 3 साल के लिए 1517.57 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी लगभग 1517 करोड़ रुपए का आवंटन उन्हें 3 साल के लिए कर दिया गया है, जिसको इस्तेमाल करते हुए
NRA अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने की योजना और उनके नियम तथा आगे आने वाले समय में इनकी कंडक्टिंग कराएगा। तो खास बात ये भी है कि NRA की जो अध्यक्षता करेंगे वो सचिव रैंक के अधिकारी जो कि भारत सरकार के द्वारा होंगे के द्वारा की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम और भी चीज़ों की बात करें तो अब मैं आपको ले चलता हूँ। तो इसका अगर समराइजेशन करें तो 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन, इन तीनों के लिए ही दो बार CET होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये कब होगा, कैसे कैसे होगा, ये अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। तो वो जब भी आ जाएंगे हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को अभी फ़िलहाल में जब पंजीकरण कराते हैं या कोई भी प्रारंभिक परीक्षा देते हैं तो उन्हें अलग अलग विषयों पर अलग अलग चीज़ों से उनको एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि रेलवे बोर्ड में अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है तो उसमें इंग्लिश नहीं आती है। SSC अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो उसमें इंग्लिश आती है। बैंक है तो उसमें अलग सिलेबस है। इन चीज़ों को भी टैकल करने की अभी योजना बनाई जा रही है कि इनको कैसे रखा जाएगा। और ख़ास बात ये जो कि मैंने बताया था आपको कि जितनी भी चीज़ें इसमें, जैसे सबसे पहला जो बढ़िया पॉइंट है वो तो ये है कि इन्होंने 12 क्षेत्रीय भाषाओं में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कही है। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है कि 12 क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके लिए एक 24/7 हेल्पलाइन भी, यानी 24 घंटे 7 दिन एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, यानी एक हेल्पलाइन भी दी जाएगी, जिससे कि किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी है या कोई परेशानी है तो वो उसको भी देख सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ बने रहिए और इसी तरह के कृष्णा स्टडी पॉइंट चैनल को प्यार देते रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।